बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल खुशामदीद कहती हूँ आपका प्रोग्राम कराची की आवाज़ में। बहुत तवील सफ़र तय करके मैं स्टील टाउन जो है वहाँ पर आई हूँ, क्योंकि एक आवाज़ मुझे ऐसी आई कि यकीन करें कि दिल दहल गया मेरा। हम जिंदा तो हैं, लेकिन हमारा ईमान इस बात के ऊपर है कि एक ना एक दिन हमें इस दुनिया को अलविदा कहकर अब्दी ज़िंदगी यानी कि जो मौत के बाद की ज़िंदगी है वो इख्तियार करनी है। दुनिया में परवरदिगार के अलावा कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसने मौत का जायका ना चखा हो। लेकिन मौत का अल्लाह ताला ने खास तौर पे अगर हम एज अ मुस्लिम हम बात करें तो वो ज़ाते पाक इस पाएगी है कि उसने जिंदों के तो हुकूक रखे, उसने मुर्दों यानी कि वो लोग जो इस दुनिया से नाता कता करके दूसरी दुनिया में जब चले जाते हैं तो उनका जो जस्ते खाकी होता है उसको ठिकाने लगाना और उसकी हुर्मत के भी अल्लाह ताला ने अहकामात वज़ा कर रखे हैं। अल्लाह पाक के अहकामात की आप अहमियत समझते हैं ना, कि अल्लाह का अगर उसके अहकामात इस किस्म के होते हैं कि अगर आप डिसाइड आपको करना होता है कि आप अगर उन अहकामात की पाबंदी करते हैं तो आप अल्लाह के पसंदीदा बंदे, आप एक अच्छे मुसलमान। अगर आप उनकी अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हैं तो फिर सोच लीजिए आपका दर्जा क्या होगा। पेपरी कब्रिस्तान से मैं प्रोग्राम का आगाज कर रही हूँ। आपने पेपरी का नाम तो बहुत सुना होगा। ये जिस जगह से मैं आपको अपडेट कर रही हूँ, मुख्तसरन आपको बता दूं, ज़िला कौंसिल कराची के अंडर यानी उनके ज़ेर एहतमाम जो है, ये ज़ेर इंतजाम एक्चुअली वो ये पूरा एरिया है। मैं यहाँ पे क्यों आई हूँ, इतनी दिल गिरफ्तार होकर मैंने प्रोग्राम का आगाज क्यों किया है, खुदा खौफी से मैंने क्यों किया है आगाज, जरा आप ये देखें। ये है कब्रिस्तान पेपरी का, और कब्रों का तकद्दुस अगर किसी ने पामाल होते हुए देखना है ना तो वो यहाँ पर देखे कि देखें जब इलाके जो होते हैं ना वो इस किस्म की जगहों पर होते हैं कि जब उनको पता होता है कि यहाँ पे कोई देखने वाला नहीं आएगा तो उन इलाकों की ये फिर हालत हो जाती है कि शुतर बेमहार की तरह जिसका भी दिल चाहता है वो वहां से रास्ता बना लेता है। तो अहले इलाका ने हमें यहाँ से अपडेट किया और उन्होंने बताया कि यहाँ पर हमारे प्यारों की कब्रें हैं और ये प्यारों की कब्रों के बीच में से रास्ता खुद बनाकर जो है कब्रों को पामाल करते हुए रोजाना यहाँ पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त होती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देखिए, मैं आई, मुझे यहाँ पर आके शदीद अफसोस हुआ। मैंने कब्रों की इससे ज्यादा बेहुरमती नहीं देखी है कि कब्रों को चीर फाड़ते हुए बीच में से रास्ते निकाल निकाल के जो है वो ट्रैफिक क्लीन बना दिए कब्रिस्तान के अंदर से, और कब्रों के बीचों बीच यहाँ पे कचरा जो है वो लाके जो है वो फेंका जा रहा है। ये कब से ऐसा हो रहा है भाई? मैडम, मुझे तकरीबन 6-7 साल हो गए यहाँ पे काम करते हुए, नज़दीक इसी इलाके में काम करता हूँ। लेकिन यहाँ पे यही सूरत हाल देखी जा रही है। देखे बच्चे अंदर कब्रिस्तान के अंदर क्रिकेट खेल रहे हैं, कोई क्या कर रहा है, कोई कब्रों के ऊपर से मोटरसाइकिल लेके जा रहा है, सीवरेज का पानी है और बारिश का भी पानी इकट्ठा होता है, कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे यही सूरत हाल है जब से हम देख रहे हैं। 6 साल हो गए जी। और 6 साल में चूंकि ये ज़िला कौंसिल कराची के ज़ेरे इंतजाम चलने वाला इलाका है तो कोई वहां से भी नहीं आया। इस इतना ये मतलब वाकई में ऐसा रूह को झंझोड़ देने वाला मंजर मैं ये देख रही हूँ इस वक्त। मैडम, हमारा तो दिल खुद यहाँ से ये मंजर देख के हिल जाता है, लेकिन कोई इंतजामिया यहाँ पे नहीं आई अभी तक कि जो इसको यानी कि सेट कर सके। मकसद के अभी तक यही मसला है। अभी ये कब्र की हालत देखे, कोई समझ नहीं आ रही कौन सी कब्र सही है कौन सी खराब है। जो अपने अजीजों को दफना के जा चुके हैं वो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कदम रखते हुए भी मुझे जो है वो है मुझे हो रहा है कि भाई मैं जिस जगह पे कदम रख रही हूँ, क्योंकि सारी कब्रों की जो बाकियात है ना वो बिल्कुल बराबर कर दी है जमीन के। अब कुछ पता नहीं है कि कब्र कहाँ पे है और जमीन कहाँ पर है। जी मैडम, यही सूरत हाल है। ये देखिए, अभी ये यहाँ पे कब्रें हैं, यहाँ से कुछ अर्सा पहले कब्रें थी और पानी खड़ा होने की वजह से ये कब्रें बराबर हो गई और बाइक लेके और साइकिल लेके ये रास्ता बन गया और ये देखे आपके सामने अभी भी खड़ा है। भाई देखें, साल में ना कुछ अयाम आते हैं कि कोई अपने प्यारों की कब्र पे कभी आए या ना आए, लेकिन उन दिनों में लाजमी आता है। जैसे कि शबरात हो गई, शब मेराज हो गई, ईद हो गई, बकरा ईद हो गई। तो यहाँ पर क्या प्यारे नहीं आते? वो तो वावेला नहीं मचाते कि यहाँ पे हमारे तो प्यारों की कब्र थी, कहाँ चली गई? प्यारे आते हैं बेचारे, वो अपनी कब्र बड़ी मुश्किल से ढूंढ के फातिहा खानी करते हैं, फूल वगैरह फेंकते हैं और उसके बाद वो अपना दे के चले जाते हैं। बेचारे उनका भी दिल रोता है कि ये क्या मसला है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई ये बताएं कब से रह रहे हैं इस इलाके में? 7-8 साल हो गए। 7-8 साल। 7-8 साल में क्या कब्रिस्तान की ऐसी हालत आपने अभी रिसेंटली देखी है या शुरू से ऐसी थी? ये शुरू से ऐसे यही सूरत हाल है। यही सूरत हाल है। तो ज़िला कौंसिल वाले आते हैं यहाँ पे? बस आते हैं तो बस वोट वगैरह लेके चले जाते हैं, कोई काम नहीं करते हैं ऐसा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।
भाई ये बताएं, इस इलाके के इस कब्रिस्तान जिसको पेपरी कब्रिस्तान कहा जाता है, कचरा यहाँ पे लाकर डाला जा रहा है, बीच में से रास्ता, मतलब मैंने कभी देखा नहीं है, कभी इतने कब्रिस्तान मैंने देखे लेकिन मैंने कभी ऐसा कब्रिस्तान नहीं देखा कि जिसमें बीच में से रास्ता जो है वो चीर के कब्रों को और वहां से आप निकल रहे हैं खुद। तो कोई मतलब इस कब्रिस्तान का कोई देखभाल करने वाला कोई शख्स है ये इस जगह पे या नहीं? इस इलाके का अभी तक तो कोई वारिस नहीं है, पहली बात है। और दूसरी बात ये है कि इस इलाके की आप खुद हालत देख ले, जंगल बना हुआ है, यहाँ हम अपने प्यारों को दफनाने आते हैं, यहाँ किस किस्म के हालात हैं देखे ना, कचरा फेंका हुआ है, सीवरेज का पानी, गंदा पानी, यहाँ कोई निज़ाम नहीं है। बल्दियाती इंतज़ाम जो है वो सब आ रहे हैं, यानी कि कोई किसी तरह की कोई सहूलत नहीं है। बंदा जिंदा भी रहे तब भी सहूलत नहीं है, मरने के बाद भी किसी मुर्दे को सहूलत नहीं है। यहाँ इतनी गंदगी, इतनी ट्रैफिक चलती है और कोई भी इस इलाके के लिए आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है कि कम से कम बंदा जिंदा है तो मरने के बाद तो उसको सुकून मिले। यहाँ कोई सफाई का साफ सुथरा माहौल बिल्कुल भी नहीं है। और कराची में जितने भी कब्रिस्तान देखे, पूरे कराची में सबसे हस्ता खालिया कब्रिस्तान यही है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई ये बताएं कि आपको कुछ अंदाजा है कि इस्लाम में मुर्दे के क्या हुकूक होते हैं? आपको पता है ना, मुर्दे के भी अल्लाह ताला ने हुकूक वज़ा किए हैं कि किस तरीके से उसको दफनाना है, किस तरीके से उसे हुर्मत के साथ दफन करना है, किस तरीके से उसकी कब्र का ख्याल रखना है। अल्लाह ताला ने हमें सारे अहकाम, यहाँ पे आपको कोई अहकाम उसके नजर आ रहे हैं आपको अमली तौर पे? जी बिल्कुल, इस तरह तो ये बहुत पसमानदा कब्रिस्तान है, कोई देखभाल वाला नहीं है। ज़िले इंतज़ामिया जो है ना बिल्कुल खामोश बैठी हुई है, जो कुछ कर रहे हैं सब अपने आप पे कर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। बेचारे मुर्दे ऐसे पड़े हुए हैं कि कोई मतलब कोई दूसरा बंदा आया दफनाने के लिए मुर्दे को, तो देख के उनका दिल जो है ना हल्का हो जाता है कि यार ये तो कोई कब्रिस्तान ही नहीं है। पानी इतना नीचे खड़ा होता है कि 2 फीट पे पानी निकल आ जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। भाई कब्रिस्तान की ये हालत है, मैं सोच रही हूँ कि मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि मैं इस कब्रिस्तान में अगर कोई आ गया, यहाँ पर कोई इन कब्रों का वाली वारिस अगर कोई फतेह खानी के लिए आ गया, मेरी हिम्मत नहीं पड़ी मैं उनसे ये वाली बात कर सकूं। आप मुझे बताएं कि सारी कब्रें तो कर दी इन लोगों ने बराबर, मतलब कब्र होती है ना थोड़ी सी ऊंची होती है, भले कच्ची हो, ऊंची होती है। यहाँ पे तो कब्रों के नामो निशान तक मिटा दिए गए हैं, सिर्फ ट्रैफिक को लोगों ने खुद से बहाल रखने के लिए कब्रिस्तान को बीच में से काट के इन्होंने ये किया है। तो आप क्या समझते हैं आपके अपने प्यारों को यहाँ पे, खुदा ना खास्ता अगर कभी ऐसा वक्त आता है, अपने प्यारों को यहाँ पे दफनाने के लिए आपको लगता है कि कोई जगह बनेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसला तो ये है कि भाई यहाँ के जो हमारे ज़िले इंतज़ामिया वाले हैं उनको तो कोई फिक्र नहीं है कि भाई यहाँ पर हम जो है ना मुर्दों को दफनाएंगे, उनके लिए कोई सहूलत हो। लेकिन यहाँ पर असल मसला ये है, हम मुसलमान होने के नाते, मुसलमान हैं हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अभी गोरा कब्रिस्तान आप जाएँ, वहाँ पर ईसाइयों ने किस तरह जो है ना वो अपने जो कब्रिस्तान के कितने साफ़ सुथरे हैं, हर तरह की सहूलत है उन लोगों के पास, और जो है ना ज़बरदस्त तरीके से जो है ना उन्होंने कब्रिस्तान को जो है सही तरीके से रखा हुआ है। और ये मुसलमानों के कब्रिस्तान है। अब इनके हालात आपके सामने है कि भाई इनके रोड देखे, कब्रिस्तान कब्रों के ऊपर से लोगों ने रोड बना दिए। तो भाई हमारे इंतजामिया की जो है नाइली है कि वो जो है ना इनके लिए कोई रोड ना निकाले। उन्होंने रोड नहीं निकाला हुआ है कि अगर कोई रोड निकाल के लोग उस रास्ते से जाए, कब्रिस्तान की हिफाजत हो जाए। और यहाँ पर से जो है यहाँ पर गटर का पानी भी होता है, सीवरेज का पानी और बारिश कचरा तो खुद में देख रही हूँ, कचरा तो आपके सामने है। मुर्दे तो मैं बोलता हूँ कि अगर मुर्दा यहाँ पर दफनाने के लिए, तो पहले से बेचारा ये सोचता होगा कि जिंदगी में जो है कोई सहूलत नहीं मिली। मुर्दा जब आता होगा तो ये सोचता होगा कि मैं इस कब्रिस्तान में ना दफनाया जाऊँ। तो भाई हम तो ये गुजारिश करते हैं कि इंतजामिया से कि भाई वो यहाँ पर कोई एक्शन ले और यहाँ पर जो है ना ये कब्रों को जो है सही मरम्मत किया जाए और इनकी हिफाजत के लिए कोई जो है ना वो कब्रिस्तान के जो देखभाल करने वाले होते हैं उनको रखा जाए। और यहाँ पर जो बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं और यहाँ पर जो लोग कब्रों पे से ऊपर जा रहे हैं उनको रोका जाए, वो यहाँ पर जो है ना कोई मतलब पर्सनैलिटी दी जाए इस कब्रिस्तान को। बहुत शुक्रिया भाई। मतलब मुझे पता है बहुत अच्छे तरीके से कि एक दिन आपको भी और मुझे भी इस दुनिया को अलविदा कहना है, लेकिन अगर हमें ये पता हो कि मरने के बाद हमारी लाशों की और हमारी जस्ते खाकी की ये वाली बेहुरमती होगी, तो क्या आपको लगता है कि इस इलाके के लोग जो हैं वो अपने प्यारों को सोचेंगे इस जगह पे दफन करने के लिए, जबकि एक ही कब्रिस्तान है यहाँ पे इस जगह? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी जैसा कि वो किसी शायर ने खूब कहा है कि मर के भी चैन ना पाया तो कहाँ जाएंगे, तो बिल्कुल ये वही सूरत हाल है। तो आप देख रहे हैं बखूबी यहाँ पे कि क्या हालत हो चुकी है कब्रों की। यहाँ पे ज़िली इंतज़ामिया है ये बिल्कुल नाअहल हो चुकी है।
ये बराबर में, कब्रिस्तान के बराबर में एक यहाँ पे इन्होंने ये नाला बनाया था। ये करोड़ों रुपए के फंड से ये नाला तैयार किया गया। मतलब कोई नाला बनाने के लिए जगह नहीं मिली थी, कब्रिस्तान ही मिला था। जी बिल्कुल, कब्रिस्तान के बराबर में इन्होंने नाला बना दिया। और अब ये नाले की हालत ऐसी है कि ये थोड़ा सा आप पीछे जाएंगे तो वहाँ देखेंगे लोगों ने नाले के बीच में से सेवरेज का पाइप निकाला हुआ है। और जो वो नाला पीछे से भर जाता है, रोड के ऊपर पानी आने लगता है, तो सारा वो पाइप के जरिए कब्रिस्तान में फेंका जाता है। तो हम कई दफा इसके ऊपर आवाज उठा चुके हैं। ये जिला काउंसिल से बोला है, कहा है हमने, चेयरमैन है यहाँ के, एमपीए हैं, एमएनएज हैं, सबसे हम बार बार इस चीज के लिए कह चुके हैं कि भाई इस जगह से मुंतखब होने वाले एमपीए कौन है? इस जगह से मुंतखब होने वाले साजिद जोखियो हैं, जो अक्सर ये लगातार ये मुंतखब हो रहे हैं यहाँ से। तो लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ जब वोट लेने आते हैं तभी इनका यहाँ पे रुझान होता है आने का। दीदार तभी होता है, सिर्फ उसके बाद नहीं होता। उसके बगैर इनका दीदार नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई आपका कोई कब्रिस्तान, इस कब्रिस्तान में कोई आपका प्यारा दफन है? मेरी वालदा इस कब्रिस्तान में दफन है। और सबसे ज्यादा ये आपको सब भाइयों को ये नॉलेज की बात बताने लगा हूँ कि ये मोहम्मद बिन कासम अब अपनी नजरों से आप ये देख लें कि ये देखिए, ये कब्रों के बीचों बीच में से ये कब्रों को पामाल करती हुई इस तरीके से यहाँ पे गाड़ियां गुजर रही हैं, मोटर बाइक गुजर रही हैं, बड़ी बड़ी वैगन्स गुजर रही हैं। अब आप ये चीज मैं आपको दिखाने के लिए लाई हूँ। मैं इतनी दूर 2 घंटे का सफर तय करके अपनी पसलियां तोड़वाने के और हिलाने के बाद मैं यहाँ पर पहुंची हूँ सिर्फ ये कर्बनाक मनाजिर आपको दिखाने के लिए। क्या कह रहे थे, आपकी वालदा यहाँ पे मदफून हैं, क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाह रहा था, मेरी वालदा भी यहाँ पे मदफून है और उसके अलावा ये मोहम्मद बिन कासम का इलाका है और इसी नाम से ये मशहूर है, बिन कासम से। तो यहाँ पे मोहम्मद बिन कासम के साथियों की भी कब्रें हैं, उस लिहाज से भी, और दूसरे भी जितने भी मुसलमान हैं सब हमारे लिए मुअज़्ज़ज़ हैं। उनकी खातर ये सब हम सबको इक़दाम करना चाहिए कि इस कब्रिस्तान का जो हालात बुरे हुए पड़े इनको ठीक करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में एक वक्फे का वक्त आन पहुंचा है और उससे पहले मैं आपको एक ऐसा मंजर दिखाने वाली हूँ कि इसी पे मैं ब्रेक लूंगी। आओ मेरे साथ मुनव्वर, मैं आपको दिखाती हूँ। इतनी देर से मैं ये देख रही थी, मुझे माफ कर दीजिएगा क्योंकि परवरदिगार अच्छी तरीके से जानता है कि मुझे नहीं मालूम कि यहाँ पे कौन सी कब्र, क्योंकि लेवल आप ये देखिए बराबर हो चुका है। ये सारी कब्रें, मुझे नहीं पता मेरे पाँव के नीचे कोई कब्र है या नहीं है, इसके लिए परवरदिगार मुझे माफ कर दियो। मैं सिर्फ आपको एक चीज दिखाने के लिए लाई हूँ कि अभी अभी वो गाड़ी जो गुजरी थी, काश मैं आपको वो मंजर दिखा पाती। ये एक छोटे से बच्चे की कब्र आपको नजर आ रही होगी। मैं इस वजह से कहती हूँ, हमेशा जब भी मैं शबरात पे प्रोग्राम करूँ या किसी भी हवाले से जब मैं कब्रिस्तान में प्रोग्राम करती हूँ कि भाई अपने प्यारों को दफन करके छोड़ मत आया करें, उसकी कब्र का वक्तन फवक्तन जो है वो खुदा के लिए वहां पर देखने के लिए आया करें। मेरे सामने से अभी वो गाड़ी गुजरी है और इस वक्त आपको ये टायर जो उसके व्हील हैं उसके आपको निशान नजर आ रहे होंगे। ये जनाब इस जगह की हालत है और इस तरह की मैं आपको शिकस्ता कब्रें यहाँ पे दिखाऊं। 1 मिनट आ जाए, मैं वक्फा लेने के लिए जा रही हूँ। वक्फे के बाद जब मैं वापस आऊंगी मैं आपको एक और बड़ा कर्बनाक मंजर दिखाने वाली हूँ, मेरे साथ रहिएगा। अभी तक तो हम सिर्फ रो रहे थे वक्फे से पहले कि यहाँ से ट्रैफिक गुजर रही है, लेकिन यहाँ पर तो आके मुझे पता चला यहाँ पर तो भाई कब्रों का कोई पुरसाने हाल तो छोड़े, कब्रों को कब्र मानने के लिए कोई तैयार नहीं है कि कब्र का भी एक तकद्दुस होता है। इस कब्र को आप देखें, अब अगर इसकी मैं राइटिंग अगर जो इसके ऊपर लिखी हुई है मैं अगर पढ़ना चाहूँ तो ये 2008 में जो है हाजी जाहिद अतारी साहब जो हैं उनकी ये कब्र है। बस ये कब्र के पास ये टाइलें वगैरह लगाकर इस कब्र को देखकर आपको कोई कह नहीं सकता है कि इस कब्र का कोई वाली वारिस हो सकता है। मुझे माफ कर दीजिएगा अपने अल्फाज के लिए, लेकिन खुदा के लिए अपने प्यारों को जब आप कफन दफन करके उनको इतनी हुर्मत के साथ जो है वो कब्र के सुपुर्द करते हैं तो खुदा के लिए फिर बाद में उसको देख भी लिया करें। अपने टाइल वगैरह लगा दी कि काश के इस कब्र को देखने के लिए कोई आता रहता तो शायद कब्र इस हालत में ना होती। ये कब्र चीख चीख कर बता रही है कि यहाँ पर बारिशों के बाद और नाला जो भरता है उसके जो सीवरेज का पानी आता है, ये तबाही सारी की सारी उसकी है। भाई ये तो एक अलमिया है,
ये देखिए कोई कब्र, मुझे आप कह रहे हैं कि साइमा ये तो कोई कब्र की ऐसी हालत ही नहीं है, मैं जो आपको अगली कब्र दिखाऊंगा इससे भी बुरी हालत में। तो सामने आपको कचरा मुझे नजर आ रहा है पूरा का पूरा, एक तरफ उस तरफ कचरा मैंने देखा है, उधर पूरा का पूरा पहाड़ बना हुआ है कचरे का। ये क्या है भाई, इस कब्रिस्तान के साथ मसला क्या है? कोई कब्रिस्तान इसको क्यों नहीं जो है वो मानने के लिए तैयार हो रहा? यहाँ अलमिया ये है कि आप वो थोड़ा सा आगे देखेंगे, अगर कैमरा घुमाएंगे, वो जानवरों की बाकियात वहाँ पे खाली की जाती हैं। ये जो जितने यहाँ दुकानदार हैं गोश्त का ये दुकानें लगाते हैं, वो जानवरों की बाकियात खाली करते हैं। तो इनके बारे में भी हम नोटिस करा चुके हैं पहले। ये जो इनके सैनिटेशन है यहाँ के पीपल पार्टी के, जो यहाँ पे कब्रों का और ये सफाई सुथराई का निज़ाम देखते हैं, उनको हम बार बार तस्वीरें भी इसकी भेज चुके हैं कि भाई ये लोग हैं यहाँ पे, ये बाकियात खाली कर रहे हैं, ये कोई इंसानियत नहीं है, आप इनको देखें। लेकिन उसके बावजूद उनकी तरफ से कोई अभी तक एक्शन नहीं हुआ। इस बात को कम से कम 6 महीने हो चुके हैं, मैं उनको 2 दफ़ा रिपीट भी कर चुका हूँ। तो आप देखें, इससे भी बुरी हालत है। आप मेरे साथ आए, मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा आगे चले भाई। एक बात मुझे बता दो, एक बात मुझे बता दो, मुझे नहीं समझ में आ रहा। देखिए अब सिर्फ और सिर्फ ना ये इन्होंने जो मतलब यहाँ से अपना रास्ता बनाया है ट्रैफिक के लिए, कब्रिस्तान को, कब्र को चीरते हुए, उसकी वजह से, या फिर वो जो बार बार ये सीवरेज का पानी यहाँ पर आके पूरा ये फिल कर देता है, उसकी वजह से। अब आप मुझे ये बताएं कि कैसे पता चलेगा कि किसकी कब्र है? ये देखिए उसका कतबा भी बिल्कुल, उस पर नाम नहीं लिखे हुए, ये सिर्फ और सिर्फ ईंटें लगाई हुई हैं, ये एक ब्लॉक से रखी हुई हैं। किसका मुर्दा, किसका प्यारा किस वाली कब्र में दफन है, कैसे पता चलता है? बिल्कुल, ये तो आप बिल्कुल नहीं बता सकते। जैसा ये देखा आपने, इसके ऊपर 2008 की बनी हुई कब्र का ये हालत, वो भी टाइल लगी हुई है, उसके बावजूद ये हालत है। तो अब और आप 6 महीने बाद देखेंगे तो इसके ऊपर नाम भी नजर नहीं आएगा, वो भी गिर चुका होगा, जैसी उसकी हालत है, नीचे से सारा खाली हो चुका है। अच्छा, ये टूट फूट क्यों हुई है? कोई खास वजह है इसकी? ये टूट फूट इसलिए हुई है कि ये नाला जब भर जाता है तो ये सारा पानी यहाँ आ जाता है। ये 2-2 महीने पानी खड़ा रहता है यहाँ पे, जितनी मर्जी कंप्लेनें कर लो, लेकिन इनके कानों पे जूं नहीं रेंगती। ये जितने भी यहाँ के नुमाइंदे हैं, कोई भी इस तरफ मुंह ही नहीं करता। वो आगे से उल्टा ये कहते हैं कि यार हम इस इलाके में जाएं, हमारी तो ये 36 लाख की गाड़ी है, हम इस इलाके में ले जाके गाड़ियाँ खराब करेंगे अपनी। आगे से इस तरह का जवाब देते हैं। बच्चों की कब्रें बड़ी है इस जगह पे। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई आपका कोई यहाँ पे प्यारा दफन है? जी, एक बच्चा दफन हुआ है यहाँ पे। आपका बेटा? जी, बेटा दफन हुआ है, लेकिन इस कब्रिस्तान का कोई हालात नहीं है। जितनी भी लोग हैं यहाँ पे आते हैं, आग ही लगाते हैं अंदर और कचरी भी फेंकते हैं। आग क्यों लगाते हैं? कचरे में? कचरे में आग लगाते हैं और बड़े बड़े आग के लगे होते हैं यहाँ पे। और कचरा भी जितनी होता है, जितनी गायें काटते हैं, जो भी कसाई होते हैं यहाँ पे, सारा कचरा अंदर डालते हैं। कोई भी इसको तवज्जो नहीं दे रहा है, न कोई तवज्जो कर रहा है इसकी तरफ। कब्रिस्तान पानी से भी भर जाता है, कचरे से भर जाता है, न कोई पूछने वाला है, न कोई इसकी हिफाजत करने वाला है। खामखार चीज खराब हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बताएं कि इस कब्रिस्तान की मैं अगर आपसे पूछूं कि कितने अरसे से ये कब्रिस्तान इस जगह पर मुर्दों के लिए जो है वो जगह बनी हुई है, उनकी आखिरी आराम का? देखें, एक्चुअल जो टाइम फ्रेम है वो तो कोई नहीं बता सकता कि कितने सालों से है, लेकिन ये जो आबादी है ये 35-40 साल पुरानी आबादी है। और इस आबादी, ये बेसिकली है जिला कौंसिल कराची की एक यूनियन कौंसिल नंबर 19। अच्छा। तो ये आती है जिला कौंसिल के अंडर में। यहाँ की जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो यूनियन कौंसिल एडमिनिस्ट्रेशन हो या जिला कौंसिल कराची हो। अच्छा, ये कब्रिस्तान वाला जो इशू है ना, ये तो मतलब एक पब्लिक इशू है, उसमें तो फिर ये डोमेन नहीं देखा जाएगा कि ये जिला कौंसिल का डोमेन है, यूसी का डोमेन है, या सिंध हुकूमत इस पे काम करेगी। ये तो एक पब्लिक का बड़ा बुनियादी इशू है। इस पे पब्लिक को फौरी तौर पे इंतजामिया को जो है वो एक्शन होना चाहिए। और इसको मुसलसल हम K21 के जरिए से भी और दीगर जराए से भी हम इसको उजागर करते रहे हैं, करते चले आए, लेकिन मजाल है जो इंतजामिया ने अब तक किसी तरह का कोई इनिशिएटिव लिया हो इस हवाले। इस इलाके का अगर मैं पूछूं तो कितने फरलांग तक जो है ये आन वाहिद कब्रिस्तान जो है वो है? हाँ, ये एक बड़ा अच्छा सवाल आपका है कि ये बहुत बड़ी आबादी है, उसके लिए एक छोटा सा कब्रिस्तान है। और इस पे भी लैंड ग्रेबर्स की जानिब से कब्जों की कोशिशें की जाती रही हैं, लेकिन वो मकामी अफराद उसमें इंटरफेयर करते रहे और उनको रोका गया। और अब आप देखें ना, ये जो बाउंड्री वॉल, अच्छा, मकामी अफराद के जो है उनकी कोशिशों से उन लैंड ग्रैबर के आगे दीवार खड़ी की गई, उनको रोकने के लिए जिनका काम था हुकूमत में, वो नहीं उन्होंने हाथ लगाया, वो नहीं आए, वो उन लोगों ने एहतजाज किया, उसके बाद ये बाउंड्री वॉल बनाया, ये जो बाउंड्री वॉल है। वरना ये शायद कब्रें भी अब तक यहाँ पे कोई बिल्डिंग या प्लाजा या कोई सोसाइटी बन चुकी होती। अच्छा, यहाँ एक और बहुत बुनियादी एक इशू ये भी है कि चूंकि इसकी हालत तो अपनी जगह पे, इसकी हालत जार तो आप देख ही रही हैं, लेकिन उसके अलावा
यहाँ बहुत ज्यादा जरूरी है कि कोई जमीन के टुकड़े मजीद जो हैं वो कब्रिस्तान के लिए मुख्तस किए जाएं। सिर्फ इस जगह पे नहीं, पूरे कराची के लिए हम डिमांड कर रहे हैं कि जिस तरीके से कराची का फैलाव हो रहा है ना, और जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, बने अच्छी बात है, लेकिन उसी रफ्तार से और उतनी ही तादाद में याद रखिएगा कब्रिस्तानों की भी जरूरत है, क्योंकि जिसने आना है उसने जाना तो है। हमारे पास कब्रिस्तान नहीं है, हमारे पास कब्रिस्तान खत्म हो चुके हैं। एक एक कब्र के अंदर मुझे पता है कि पता नहीं कितने मर्दे जो हैं वो एक एक कब्र से रोज़े हशर में निकलेंगे। वो रोज़े हशर में तो निकलेंगे भाई, अभी तो कम से कम जो है वो हमें जगह दे दो इतनी। सेवरेज का एक बड़ा इशू है, वहां हमने अभी कवर किया था, वहां एक सेवरेज की लाइन डाली है इन्होंने, मुतल्लिका इंतजामिया ने 10 करोड़ रुपए खर्च करके। आवाम का पैसा है ना, ये तो लुटाते हैं। अच्छा, उसकी हालत ये है कि वो सेवरेज का नाला भी भरा हुआ है, वो गंदा पानी सारा इस कब्रिस्तान में मुंतकिल होता है, जिसकी वजह से कब्रें डैमेज होती हैं। ये हम जो देख रहे हैं। अच्छा, उसके अलावा जो बरसात होती है तो निकासी का कोई सिस्टम है नहीं प्रॉपर तरीके से। इसमें आप MPA को ले लें, मुतल्लिका MNA, जिला कौंसिल कराची, DMC, जैसा कि मैंने पहले अर्ज की आपसे कि देखें ये मुश्तरका सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि उन्होंने भी एक दिन इन्हीं कब्रों में आना है, लेकिन उनको इसका ख्याल नहीं है। मतलब जिंदगी की मौज मस्तियों में मस्त हैं, सरकारी फंड्स हैं, आवाम का पैसा है, उसको लूटा जा रहा है, लोगों को रिलीफ के हवाले से कोई काम नहीं किया जा रहा। कब्रिस्तान की हालत आप देख लें, इस पे हम मुतअद्दिद निशानदेहियां कर चुके हैं। डिप्टी कमिश्नर मलीर हो गए, जिला कौंसिल कराची हो गई, मुतल्लिका यूसी तो है ही नाक पोंछने का रुमाल, यूसी तो है ही नाक पोंछने का रुमाल। सबसे भारी जुमला आज का प्रोग्राम का। एक ब्रेक चाहिए हमें, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद आपको दिखाएंगे बहुत कुछ। मेरे पाकिस्तान स्टील मिल की रेजिडेंशियल कॉलोनी है कि स्टील टाउन, वहां पर पाकिस्तान स्टील ने अपने एम्प्लॉइज के लिए एक कब्रिस्तान के लिए जमीन मुख्तस की गई। अगर मैं गलती पे नहीं हूँ, ये वही वाली सोसाइटी है जिसको रशिया ने बनाया था। जी जी जी, बिल्कुल वही, और बहुत साल पहले बनाया था, और वो सुना है कि अभी तक वैसी की वैसी जी है। जी बिल्कुल वैसे ही है। वहाँ ना सड़कें टूटती हैं, ना कचरे का कोई इशू होता है, ना निकासी आब का कोई प्रॉब्लम है। वो बेसिकली रशियंस ने बनाया था, इस वजह से। वहाँ जो कब्रिस्तान है उसके लिए पाकिस्तान स्टील ने क्या किया है, अब उन्होंने पाबंदियां लगाना शुरू कर दी हैं कि जो प्राइवेट अफराद होंगे, पाकिस्तान स्टील से मुताल्लिक नहीं होंगे, उनकी तदफीन नहीं होगी, उनकी मैयतों की तदफीन नहीं होगी वहाँ। अच्छा, अब उस पे प्रोटेस्ट देखने में आया, अवामी एहतजाज देखने में आया, तो उन्होंने क्या किया कि अब उन्होंने 10,000 रख दिए हैं प्राइवेट अफराद के लिए फी कब्र के हिसाब से, कि जो भी प्राइवेट आदमी किसी की मैयत वहां तदफीन होगी, वहां दफन की जाएगी, तो उसके लिए 10,000 रुपए चार्ज किए जाएंगे, और उसमें भी जगह फिल होती चली जा रही है। तो यहाँ बहुत जरूरी है कि पब्लिक के लिए, आवाम के लिए अलग से कब्रिस्तान के लिए जमीनें भी मुख्तस की जाएं। अच्छा, वहाँ एक आगे एक जमीन है, वो मुख्तस की गई थी 30 एकड़, तो उस पे भी लैंड ग्रेबर्स ने कब्जा कर लिया। ठीक है, लैंड ग्रैबर्स जितने भी ये कब्रिस्तानों में कब्जा करते हैं, पूरे कराची को तो उन्होंने अपनी जागीर समझ ही लिया था। जब वो किसी कब्रिस्तान का शिकार कर रहे होते हैं अपनी मजमूम मकासद के लिए, भाई मुझे ये बताएं क्या किया जा सकता है इसके लिए। अब आप मुझे ये बताएं कि वो देखिए पाइप तो डल गई वहां पर, अब तो क्या किया जा सकता है उसके लिए। अगर वो ना डलती, उससे पहले क्या मामला जो थे वो इस कब्रिस्तान के सही थे, उस जब ये सीवरेज का पानी नहीं आता था तो? जी बिल्कुल, उससे पहले काफ़ी हद तक बेहतर थे। उसकी वजह ये है कि अब जब से इन्होंने ये नाला बनाया ना, पाइप नहीं डाला, इन्होंने नाला बनाया बाकायदा, और ये तकरीबन मेरे ख्याल 2.5 या 3 फुट का नाला है सिर्फ। ये गहरा नाला नीचे भी नहीं बनाया इन्होंने, ऊपर ही बनाया हुआ है। ये बारिश, थोड़ी सी बारिश होती है तो ये भर जाता है, वो भरता है तो जगह जगह से ये बंद हुआ है, तो इसको कहीं से भी निकासी का इसका निज़ाम नहीं है। ये सीधा जाके स्टील मिल वाले उसके नाले में जाके गिरता है। लेकिन ये जब नया नया बनाया था तो ये 2-4 महीने ही चला है, उसके बाद ये जगह जगह से बंद हो गया। जब से बना है आज तक हमने इसकी सफाई होते हुए नहीं देखी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है इस जगह पर, इस कब्रिस्तान के इस हिस्से में आकर, कि मुझे सीवरेज की बदबू आ रही है। जैसे कि गंदा पानी होता है, कब्रों के बीच में से मुझे वो आ रही है। क्यों आ रही है? तो सेवरेज की बदबू तो बिल्कुल आएगी यहाँ से, मुझे कब्रों के बीच में से आ रही है। कब्रों के बीच में से बिल्कुल आएगी। जब पानी 2-2 महीने खड़ा रहता है तो जमीन उसको पानी को चूसती है,
चूसने के बाद वो पानी आहिस्ता आहिस्ता आगे आगे चलता जाता है, जमीन जैसे खींचती रहती है पानी, तो पानी आगे तक आता रहता है। ये वही वजह है, उसी पानी के ये नुकसान है सारा जितना है। बारिशों से इतना नुकसान नहीं होता, बारिशों से बारिश आती है, पानी ऊपर ऊपर से चलता है, निकल जाता है, साइडों से होके निकल जाता है। लेकिन ये जो नाले का पानी है ना, ये नाले का पानी यहाँ से निकलता नहीं है, ना कोई निकालने आता है और ना ये खुद निकलता है यहाँ से। और बारिशों का तो रुकना ही रुकना है, चलो वो 10 दिन 15 दिन रुकेगा, ये 2-2 महीने पानी यहाँ पे खड़ा रहता है। ये वही पानी है जो ये कब्रों में, ये पूरे कब्रिस्तान में फैल चुका है बहुत बुरे तरीके से। और ये वही पानी है जिसने ये कब्रों की ये हालत की हुई है, ये इतनी खस्ता हाली। भाई ये मुझे बताइए, आपका बेटा भी इधर ही दफन है, आपने बताया कि जी, कितनी उम्र थी उसकी? उसकी 40 दिन उम्र थी और उसके बाद फौत हुआ है, यहाँ पे दफन किया हुआ है। लेकिन यहीं पे हम लोग का हालात यही चल रहा है, जितने कब्रें हैं घरों के साथ साथ दीवार के साथ, एक तो वो फट चुके हैं, पड़े हुए हैं सारे, और दूसरी बात यह है कचरा डाल के ऊपर आग जला लेता है, सारे कब्रें भी ऊपर से जल जाते हैं और कोई भी इसकी हिफाजत करने वाला नहीं है। आपको बड़ी मेहरबानी होगी जो आप लोग इनकी हिफाजत के लिए कुछ तवज्जो दे दे और कुछ तवज्जो ही कब्रिस्तान की साइड पे करवा ले, क्यों जो अभी हमारा हालात नाली की तरफ से और ये घरों की तरफ से कचरा आता है और पूरी काफी पूरा दिन रात इनके ऊपर आग जलता है। कब्र तो वैसी भी आग है और जाके हम लोग के अमल भी इस तरह है। और उसके बाद अल्लाह को पता है ना कि किसकी कब्र में आग होगी, किसकी कब्र में ठंड होगी, वो तो परवरदिगार का फैसला है। हम क्यों अपने पहले से हाथ में फैसले ले रहे हैं कि किसी कब्र को जला रहे हैं हम लोग। अब वो एक और देखें, उधर आई, ये जरा देखें, उधर एक और जनाजा आया है और जिस जगह से जनाजा है उस जगह को अगर मैं बता दूं आपको कि उसके बिल्कुल फुट स्टेप पे आपको कचरा कुंडी नजर आ रही होगी। जिस जगह पे उसकी कब्र तैयार हो रही है ना, उस बेचारे की कब्र के साथ गोबर, उसकी कब्र के साथ जो है कचरा, और ये कचरा सुबह शाम जलता है। हमें को ये पता नहीं चल रहा जो कब्र किसकी अजाब है किसका नहीं है, लेकिन हम ऊपर से तो अजाब दे रहे, ऊपर से हम पानी भी गंदा कड़र की छोड़ रहे हैं, आग भी ऊपर से जला रहे हैं, तो इससे बड़े अजाब और कौन सा आएगा हमारे ऊपर। हमारे ऊपर सबसे बड़ा अजाब ये है, मेहरबानी करो हुकूमत ने ये मेहरबानी करना है जो हमारे से कचरा हिफाजत हो, इसके लिए कुछ तरीका फरमाई जी, कुछ तरीका कर ले। हम लोग जो है ना इसके लिए बहुत दिल खराब होता है, लेकिन अब क्या करें, हमारे वश में तो नहीं है जी। बहुत शुक्रिया मेरे भाई, अल्लाह आपके बेटे को और जितने भी यहाँ पर लोग मदफून हैं, अल्लाह ताला उनको उनके लिए आसानियाँ पैदा करे, उनको अल्लाह ताला जो है वो करवट करवट जन्नत नसीब करे। ये था इस जगह की हालत और ये थी वो वजह, ये वो आवाज़ थी जो मैंने प्रोग्राम के शुरू में आपको कहा कि मुझे जब यहाँ से ये वाली आवाज़ आई तो मैंने नहीं देखा, मेरी टीम ने नहीं देखा, मेरे चैनल ने नहीं देखा कि कितना तवील फासला हमें तय करना पड़ सकता है अपने ऑफिस से लेकर यहाँ तक पहुँचने के लिए। हमें कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, हमें क्या क्या देखना पड़ेगा आगे। हमें इस चीज़ की कोई फिक्र नहीं थी, हमें सिर्फ ये था कि एक दफ़ा जाके वाकई में अगर ऐसे हालात है ना तो हम देख लें, काश के वो रिपोर्ट हमारी गलत साबित हो जाती। तो ये कर्बनाक मनाजिर जो जिंदगी को आपको जिंदगी भर में आपको याद रहेंगे। मुझे अब ये वाला मंजर मुझे जिंदगी भर में याद रहेगा कि मैंने कब्रों की ऐसी हालत भी देखी है इस शहर कायद के अंदर। मैंने कब्रों के ऊपर कचरा लगा के उसको आग, कब्रों के ऊपर कचरा पहले फेंक कर, कब्रों के बाद उसके बाद उस कचरे को जलाकर और कब्र को भी साथ में नजर आतिश कर। जहालत की इंतहा, जहालत की इंतहा। अभी भी कोई बेचारा इस दुनिया से अभी जो है वो खलासी पाने के बाद इस शहर कायद से रुखसत हुआ है। अब आप मुझे बताएं कि मेरे पास तो इस वक्त अल्फाज मेरा साथ नहीं दे रहे, मुझे बहुत ही सोच समझ के अपने अल्फाज का इंतखाब करना पड़ रहा है। लेकिन याद रखिएगा, बस इस चीज पर इख्तिताम करूंगी कि जिंदा यहाँ पे किसी ने नहीं रहना है हमेशा के लिए। वो सिर्फ वो जात है कि जो रहेगी ता कयामत और बादस कयामत। लेकिन हमने यहाँ से चले जाना है, एक दिन हमने भी शायद इधर ही आना है, शायद आपकी और हमें कुछ पता नहीं है कि हमारी नसीब में शायद यही वाला कब्रिस्तान हो। हमें से कोई कुछ नहीं कह सकता, वो परवरदिगार को पता है किस जगह की मिट्टी जो है वो हमारी किस्मत में है। तो ये याद रखिएगा कि अल्लाह को बस मुंह दिखाना है। तो इस कब्रिस्तान में ये जो हालत मैंने आपको दिखाई है, मुराद अली शाह साहब, मैं सिर्फ आपको ये बात कहना चाहूंगी कि कायम अली शाह साहब ने उस वक्त मेरे प्रोग्राम पे सचल गोट में जो कब्रिस्तान पे जो मैंने प्रोग्राम किया था, उसमें प्रोग्राम आधा ही चला था तो एक्शन हो गया था। और मुझे दिल से मैं उनको दुआ देती हूँ इस बात पे। आज आपको मैं चैलेंज कर रही हूँ, आज आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जैसे ही आपकी नजर से मेरा ये प्रोग्राम गुजरे, इस पेपरी कब्रिस्तान स्टील टाउन में आकर फौरी तौर पर यहाँ पर इन कब्रों को खुदा के लिए इनको जो है इनकी देखभाल कर ले। इससे बदतर मैंने कब्रों की हालत नहीं देखी। बहरहाल आज का प्रोग्राम कराची की आवाज़ बस यहीं तक। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।